गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहले मैं आपको एक पुराना टॉपिक रिवाइज करवाना चाहूँगी। आई थिंक आप सबको याद भी होगा वो टॉपिक, डिवीज़न ऑफ वर्क। याद है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए और हर एक पर्टिकुलर पार्ट जो है काम का वो एक पर्सन को असाइन कर देना चाहिए। जब एक ही पर्सन एक काम को बार बार करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा और उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें मिलेगा। याद है आपको? तो स्टूडेंट, जब हम ये जो टॉपिक है ना हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये कहीं ना कहीं डिवीज़न ऑफ वर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिवीज़न ऑफ वर्क में आप यहाँ देखें, ये जो हमारा टॉपिक है वो डिवीज़न ऑफ वर्क से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले काम को बांटा जाएगा, उसके बाद जो हर एक पार्ट है, ईच पार्ट ऑफ वर्क विल बी असाइन टू स्पेशलाइज्ड पर्सन, जो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ऐसा ही होता था। हमने काम को डिवाइड किया, उसका हर एक पार्ट हमने एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को परफॉर्म करने के लिए दे दिया। बट क्या जब हम ये काम एक पर्सन को करने के लिए देंगे तो क्या उसके साथ हमें उस काम को पूरा करने के लिए पावर्स नहीं देनी पड़ेगी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। हमने काम को बांटा, डिवाइड किया और हर एक पार्ट एक पर्सन को दे दिया करने के लिए, बट जब वो काम करने के लिए उस पर्सन को हम दे रहे हैं, एट द सेम टाइम वी हैव टू डेलीगेट अथॉरिटी। हमें उस पर्सन को अथॉरिटी भी तो डेलीगेट करनी पड़ेगी। उस काम को पूरा करने के लिए अगर उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है या कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ले सकता है। दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मे बी अभी मैं अच्छे से आपको ये आज की वीडियो में अच्छे से क्लियर करूंगी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी अलग से उसका क्या मीनिंग है, वो हम क्लियर करेंगे। बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसके लिए हमें ये पुराना टॉपिक माइंड में रिमाइंड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था, हेनरी फ्योल ने कहा था, डिवाइड द होल वर्क इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट शुड बी असाइंड टू अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज, हिज स्किल, हिज एक्सपीरियंस, हिज नॉलेज। यस, हेनरी फ्योल ने कहा था कि पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और हर एक टुकड़ा एक पर्सन को असाइन कर दें, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यस, कहा था हेनरी फ्योल ने ऐसा। तो जब हम वो काम बांट रहे हैं, जब वो काम हम एक पर्सन को करने के लिए दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझ आ गया कि जो आज का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो बेस्ड है डिवीज़न ऑफ वर्क पे। पहले काम को बांटा जाएगा, उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप चाहें तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए आप यहां आ जाएं। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रांसफर जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होता है। डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे जो टॉप रैंक पे जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी हमारे हेड हैं, मैनेजर्स हैं, और यहाँ पर बॉटम पे कुछ फोरमैन होंगे, कुछ सुपरवाइजर्स होंगे, एक्सेट्रा। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम होगा। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि यहाँ पर अथॉरिटी ज़्यादा होगी और वो नीचे नीचे अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करते जाएंगे और इस तरह से जो है वो अथॉरिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को अपनी अथॉरिटी देना, और ये जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम रहेगा, क्योंकि जो टॉप रैंक पे हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो अपनी पावर्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दे देते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपनी पावर सुपरवाइजर्स और फोरमैन को दे देते हैं, और फाइनली सुपरवाइजर्स और फोरमैन उस पावर का यूज़ करके एम्प्लॉइज से काम करवाते हैं। तो इस तरह से ये क्या कहा जाता है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फ्लो है, जो डायरेक्शन है, वो कैसे रहेगी, टॉप टू बॉटम रहेगी। टॉप पे आपके जो हैं CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब होंगे, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को पावर दे देंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को पावर देंगे। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स उस पावर को आगे किसको देंगे, सुपरवाइजर्स और फोरमैन को देंगे, और सुपरवाइजर्स और फोरमैन उस पावर का यूज़ करके एम्प्लॉइज से काम करवाएंगे। एम्प्लॉइज को भी जहाँ कुछ पावर्स देने की ज़रूरत पड़ेगी तो दे विल से कि कैसे काम करवाना। ओके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। डाउनवर्ड ट्रांसफर होगा क्योंकि टॉप रैंक पे ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी, उसमें से थोड़ी वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को देंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर उसमें से कुछ पावर सुपरवाइजर्स को देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो डाउनवर्ड आ रही है, टॉप टू बॉटम आ रही है, इसीलिए इसका फ्लो माना जाता है डाउनवर्ड। इसीलिए मैंने पहली वर्डिंग ही ये यूज़ की थी, डाउनवर्ड, बिकॉज पावर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, अब आपको समझ आ गया, आपको ये दो टॉपिक समझ आ गए, दो आज के मेन कंसेप्ट समझ आ गए कि मैम एक तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल है व्हेन देयर विल बी डिवीजन ऑफ वर्क, जब काम को बांटा जाएगा और हर एक पार्ट को एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन किया जाएगा, तब वहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, पावर को देने का। एक पर्सन अपनी जब अथॉरिटी, अपनी जब पावर दूसरे पर्सन को देता है उसे बोलते हैं अथॉरिटी को डेलीगेट करना। तो आपको ये समझ आ गया कि मैम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा व्हेन डिवीजन ऑफ वर्क होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, ठीक है, कैसे होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और वो जो फ्लो है वो रहता है टॉप टू बॉटम, क्योंकि हायर रैंक्स पे ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो वन बाय वन जो है स्टेप बाय स्टेप डाउनवर्ड आती रहती है। अब आपको मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के तीन मेन एलिमेंट्स बताती हूँ, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, आप इसे नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे साथ के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने एलिमेंट्स लिखे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, 3। मतलब कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये 3 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे मेन, वो यही रहेंगे। आज मैं आपको आज की वीडियो में कवर करवाऊंगी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, और इस वीडियो के बाद आप अपनी बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो तक के लिए प्लीज़ आप पहले मुझे ध्यान से सुने और इस टॉपिक को अच्छे से अपनी बुक में नोट डाउन करें। तो हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। वन बाय वन इसको समझते हैं। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी मीन्स पावर। अथॉरिटी मीन्स पावर, किसी काम को करने की पावर मेरे पास है, दैट इज नोन एज अथॉरिटी। कोई भी डिसीजन लेने की पावर, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, मेरे पास पावर है, दैट मीन्स कि मेरे पास अथॉरिटी है। जनरली में ये वर्ड काफ़ी यूज होता है, अथॉरिटी। पावर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अथॉरिटी। अगर आपके पास पावर है कि वर्कर को आप कह सकते हो कि ये काम करो, यू हैव टू डू दिस वर्क, या यू डोंट नीड टू डू दिस वर्क, अगर आपके पास ये डिसीजन टेकिंग पावर है, दैट मीन्स कि आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, आगे देखो, मैंने फर्स्ट में यही लिखा हुआ है, पावर टू टेक डिसीजंस। दीज डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क और नॉट टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। मैंने यहाँ सिर्फ इतना ही लिखा है ना कि अथॉरिटी में क्या आता है, पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजंस लेने की पावर। पर वो डिसीजन क्या है? वो डिसीजन है कि काम को करना है या काम को नहीं करना, कितने रिसोर्सेज एक काम को करने में यूज होंगे, कौन उन रिसोर्सेज को यूज करेगा,
ठीक है, वो सारे डिसीजन आपके पास आते हैं अथॉरिटी के अंडर। कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, बिल्कुल सिंपल है, समझाने की जरूरत है दोबारा से। कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, यहां मैंने क्या किया था, असाइन ही तो की थी। सीईओ ने अपनी अथॉरिटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दी थी, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने अपनी अथॉरिटी सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन को दी थी। सुपरवाइजर्स और फोरमैन एक्चुअली में एम्प्लॉइज से काम करवाएंगे उस पावर का यूज करके। सो वी कैन से अथॉरिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन्स, औरों को दी जा सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू परफॉर्म ऑल द टास्क। एक पर्सन के लिए, एक अकेले पर्सन के लिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे काम वो करे, इसीलिए वो काम को बांट देता है और काम के साथ साथ उस काम को करने की पावर्स को भी बांट देता है। सो सिंपली वी कैन से अथॉरिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, ये औरों को दी जा सकती है। आप काम तो औरों को दे रहे हो, उस काम को करने की पावर नहीं दे रहे, तो क्या काम होगा, कभी भी नहीं होगा। होगा तो अच्छे से नहीं होगा, जो क्वालिटी हमें चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, जिस टाइम पे हमें काम चाहिए था उस टाइम पे नहीं मिलेगा। Whenever you are delegating any task to some other person, you have to give authority to them. अगर आप कोई काम किसी पर्सन को देते हो इस एश्योरिटी के साथ कि वो बंदा टाइम पे आपको अच्छे से अच्छा काम करके दे, तो आपको कुछ ना कुछ डिसीजन टेकिंग पावर्स उसको देनी पड़ेंगी कि हाँ जी आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप रिसोर्सेज परचेज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको उनको पावर देनी पड़ेगी। इट इज रिलेटेड टू पोस्ट, पोस्ट से रिलेटेड है। देखो अब जो सीईओ और एमडी होंगे उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा हो गई, इनकी पोस्ट उनसे नीचे लेवल पे है, तो इनके पास जो अथॉरिटी होगी वो भी इनसे कम होगी। इनकी जो पोस्ट है वो इनसे भी नीचे है, तो इनकी जो अथॉरिटी होगी वो इनसे भी कम होगी। तो अथॉरिटी के लिए बोला जाता है कि इट इज रिलेटेड टू पोस्ट, मीन्स इफ यू हैव हायर पोस्ट you will have more powers. हायर पोस्ट वाला बंदा ज्यादा पावरफुल माना जाता है हमेशा, बिकॉज उसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है। एंड की टू अ मैनेजरियल जॉब, एक मैनेजरियल जॉब की है अथॉरिटी, मीन्स एनी मैनेजरियल जॉब is not possible without authority. Without authority, कोई भी मैनेजर का एग्जिस्टेंस आप मान ही नहीं सकते बिना पावर के। जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है औरों से काम करवाना, वो सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, और अगर उनके पास अथॉरिटी ही ना हो किसी को ऑर्डर देने की, किसी को बताने की कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो वो मैनेजर किस बात का है। तो अथॉरिटी क्या मानी जाती है, की टू अ मैनेजरियल जॉब। हर एक मैनेजरियल जॉब में हर एक मैनेजर के पास अथॉरिटीज का होना जरूरी है, ठीक है। आपने सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, आप उनको बोल रहे हो कि हमें तो भाई सेल टारगेट चाहिए, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, कोई भी सेल टारगेट आपने उनको बना के दे दिया और आपने बोला कि हमें तो भाई सेल इसके अकॉर्डिंग चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी करो। अब वहां पर आपको उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो कैसे इस सेल टारगेट को अचीव करें। क्या वो ऐड दे सकते हैं? यस। क्या वो डिस्काउंट या कोई स्कीम, कोई ऑफर लॉन्च कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या वो सेल्स मैन अपॉइंट कर सकते हैं? क्या वो डिस्काउंट दे सकते हैं? क्या वो क्रेडिट फैसिलिटीज दे सकते हैं अपने कस्टमर को? कुछ तो कुछ पावर तो दो उनको। सेल तो चाहिए भी 10 करोड़ की, पर सेल्स मैनेजर कर कुछ नहीं सकता, ना तो वो ऐड दे सकता है, ना वो सेल्समैन अपॉइंट कर सकता है, तो कैसे वो अपना टारगेट अचीव करेगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये अथॉरिटी बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आज का हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फर्स्ट एलिमेंट था अथॉरिटी। अथॉरिटी में मैंने आपको बताया कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, पावर टू टेक डिसीजंस। दीज डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू रिसोर्सेज और वेरियस टास्क, और टू डू अ पर्टिकुलर थिंग और नॉट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, किन्हीं भी चीजों से रिलेटेड हो सकती है अथॉरिटी। इट कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, आप अपनी अथॉरिटी अगले बंदे को दे सकते हो। मुझे पावर है, ठीक है, वही पावर मैं किसी और पर्सन को असाइन कर रही हूँ,
ठीक है, कि आप ये काम करो, कोई रोके तो मेरे पास भेज देना, भाई मैं तो पावरफुल हुई, मेरे पास तो इस काम को करने की पावर है, तो अगर आपको कोई रोकता है, आपको कोई टोकता है, तो आप मेरे पास भेजो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये पावर दी है। दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट। अथॉरिटी हमेशा पोस्ट से रिलेटेड होती है। आपकी जितना ज़्यादा हायर रैंक पे आप काम कर रहे हो, जितनी ज़्यादा हायर पोस्ट पे आप हो, उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास होंगी। एंड दैट इज अ की टू मैनेजरियल जॉब। किसी भी मैनेजरियल जॉब के बारे में नहीं सोच सकते हम विदाउट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक क्लियर करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट इज, वी कैन से दैट इज ड्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क। वो पावर थी, ये ड्यूटी है। वहां आपके पास पावर थी कि आप ये काम करवा सकते हो, और जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो तो आप ड्यूटीफुल होते हो। आपकी ड्यूटी होती है कि आप उस काम को जैसे कहा गया है टाइम पे पूरा करो, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी ऑब्लिगेशन बन रही है कि जो काम आपको कहा गया वो आप काम उसी तरीके से करो जैसे आपको बताया गया। दैट कैन बी असाइन टू अदर पर्सन, ये भी आप असाइन कर सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम को करने की, तो आप उसको असाइन कर सकते हो अगले पर्सन को, ठीक है। इसमें आप एक एग्जाम्पल लेके देखो कि आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपकी मम्मा ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है, मार्केट जाकर कुछ सामान लाने की। आप नहीं जा पा रहे, आपका कोई फ्रेंड जा रहा था, तो क्या आप उसको नहीं बोलोगे कि मेरा भी ये सामान लेता आइए? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, लेकिन आपने वो असाइन कर दी अपने फ्रेंड को कि ये काम मेरा है, तुम मार्केट जा रहे हो तो तुम मेरे लिए ये सामान परचेज करके ले आना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम असाइन कर सकते हैं सेकेंड पर्सन को। दैट इज एसेंस, इट्स एसेंस टू बी ड्यूटीफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी की एसेंस क्या है, बेस क्या है? ड्यूटीफुल रहना। मतलब अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप ड्यूटीफुल हो, ठीक है, आप डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इट ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से, जहां आपके सुपीरियर्स आपको ऑर्डर देते हैं और आप एज अ सबॉर्डिनेट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस काम को पूरा करो। बिल्कुल सिंपल है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां आपके पास पावर थी काम को करवाने की, और यहाँ आपकी ड्यूटी, आपकी ऑब्लिगेशन है उस काम को करने की। अथॉरिटी को भी डेलीगेट कर सकते थे, सेकंड पर्सन को असाइन कर सकते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कर सकते हैं। मैं किसी और पर्सन से अपना काम करवा सकती हूँ। उसके बाद इसकी एसेंस होती है ड्यूटीफुल रहना। अगर आप ड्यूटीफुल हो, काम के लिए अपने डेडिकेटेड हो, तभी तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करोगे, अदरवाइज कैसे करोगे, ठीक है। और ये ओरिजिनेट होगी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने सुपीरियर्स के लिए, जिस पर्सन को आप जानते ही नहीं, जो बंदा आपका ओनर नहीं है, जो बंदा आपका बॉस नहीं है, क्या वो जो काम देगा वो आप करोगे? क्या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? नहीं हो। एक सुपीरियर आपको जब काम देगा तब आप रिस्पॉन्सिबल हो कि मुझे ये काम करना है, मेरे बॉस ने मेरे को बोला है। तभी क्या बोला हुआ है? ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। जहां सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगी वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। मुझे सिर्फ अपने मालिक को जवाब देना है, मैं किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि और कोई क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, मुझे वही करना है जो मेरे बॉस ने मुझे बोला। ओके स्टूडेंट, सो दिस टॉपिक आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड एलिमेंट और कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका थर्ड एलिमेंट समझाऊंगी, अकाउंटेबिलिटी। देन हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर फ्रॉम अथॉरिटी, हाउ अथॉरिटी इज डिफर फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। ये टॉपिक भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज करो और अपनी बुक को प्लीज जरूर रेफर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।